हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूपी टीजीटी 2009 का हिस्ट्री का पेपर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में हुई थी, किन दो व्यक्तियों के बीच में हुई थी? तो यहाँ पर शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। शिवाजी एवं जयसिंह। अब जयसिंह जो है वो मुगलों की तरफ से युद्ध में लड़े थे और औरंगजेब ने इनको भेजा था। तो शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य 11 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की विख्यात संधि हुई, जिसके अनुसार शिवाजी 35 में से अपने 23 दुर्ग मुगलों को सौंपने को तत्पर हो गए तथा 12 दुर्ग जो है जागीर के रूप में उनके पास रहे। दूसरे उसने आश्वासन दिया कि यदि 5 लाख हुण वार्षिक राजस्व का बालाघाट और बीजापुर तथा 4 लाख हुण वार्षिक राजस्व का कोंकण का क्षेत्र उसे जागीर में दिया जाता है। तीसरे, शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र को 5 हजारी प्रदान किया गया। और चौथा मतलब ऑप्शन इस संधि का वो है, शिवाजी ने औरंगजेब को शत्रुता के विरुद्ध सैनिक अभियानों में पूर्ण सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे? तो यहाँ पर पुर्तगाली हो जाएंगे, डच हो जाएंगे, अंग्रेज हो जाएंगे और फ्रांसीसी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र पूछा है तो आंसर हमारा हो जाएगा आर्यभट्ट। गुप्त काल में संस्कृति के अन्य पक्ष के साथ साथ ज्योतिष एवं खगोल विद्या का भी सर्वांगीण विकास हुआ। गुप्त काल के इतिहास प्रसिद्ध ज्योतिषी आर्यभट्ट प्रथम एवं बारहमिहिर हैं। आर्यभट्ट प्रसिद्ध खगोलविद होने के साथ साथ महान गणितज्ञ भी थे। आर्यभट्ट का जन्म जो है पाटलिपुत्र में 476 ईस्वी के लगभग हुआ और 23 वर्ष की आयु में यानी कि 499 ईस्वी में उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम की रचना की। आर्यभट्ट प्रथम ज्योतिष पर लेखनी उठाने वाले प्राचीनतम ज्ञात ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसको ये उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा आंसर। समुद्रगुप्त की उपलब्धि का जो विवरण हमें उपलब्ध है उससे स्पष्ट होता है कि वह एक साधारण सैनिक योग्यता वाला सम्राट था। आर्यव्रत के राजाओं का उन्मूलन और सुदूर दक्षिण के राज्यों की विजय उसकी उत्कृष्ट सैनिक प्रतिभा के परिचायक है। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा ने लिखा है। विष्णु शर्मा आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र एक प्रसिद्ध कथा संग्रह है। जो आज हम चंपक पढ़ते हैं ना, उसी तरह प्राचीन काल में भी पंचतंत्र उसी तरह चंपक की जैसी स्टोरियां इसमें हैं। इसमें प्राचीन काल की अनेक कथाओं का संकलन किया गया है। इसके संकलनकर्ता विष्णु शर्मा गुप्त काल की विभूति थे। कहा जाता है कि इसकी रचना जो है अमर कीर्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी कथाएं जो हैं सदाचार एवं नीति परक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांद बीबी रानी थी। तो चांद बीबी कहाँ की? बीजापुर की थी। चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री, जिसका विवाह बीजापुर के 5वें सुल्तान अली आदिल शाह 1557 से 1580 ईस्वी के साथ हुआ था। मतलब इनका जो समय है वो इतना है। 1580 में उनके जो पति की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने क्या है, नाबालिग बेटे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर के छठे सुल्तान थे, उसकी अभिभाविका बन गई, मतलब उसकी संरक्षिका बन गई। बीजापुर का प्रशासन मंत्रियों द्वारा चलाया जाता था और 1584 में चांद बीबी बीजापुर से अपनी जन्मभूमि अहमदनगर चली गई और कभी बीजापुर नहीं आई। अगला है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है।
तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड एंड, और घाघरा का युद्ध जो है, घाघरा का 1529 में हो जाएगा, घाघरा का 1529 में। तो हमारा इस हिसाब से जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, और जो खानवा है वो 1527 ईस्वी में। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही है, मिलान भी यहाँ पर वही है। वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म सुधारक का नारा था? तो दयानंद सरस्वती जी का था। वेदों की ओर चलो, बैक टू वेदास का नारा स्वामी दयानंद ने दिया था। मूल शंकर, जो प्रायः दयानंद के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 1824 में गुजरात की मौखी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। कांग्रेस ने कब और कहाँ पर पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा लाहौर में। लाहौर 1929 में। गांधी जी पुनः सक्रिय राजनीति में 1928 और लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी चुने गए थे, परंतु उसकी जगह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। 31 दिसंबर 1929 के मध्य जो है लाहौर में रात्रि में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा लहराया गया तथा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल पंजाब के एक बुद्धिजीवी तथा प्रचंड क्रांतिकारी थे। वहीं गदर दल के प्राण थे। उन्होंने 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया। रामचंद्र और बरकतुल्ला ने इसमें इसकी सहायता की थी। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। तो यहाँ पर जो है चौधरी रहमत अली ने किया था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक स्वदेश जिसे पाकिस्तान कहा जाए, यह स्पष्ट विचार जो है कैम्ब्रिज के एक स्नातक विद्यार्थी रहमत अली के मन में उत्पन्न हुआ था। उसने सोचा था कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत जिसको अफगानिस्तान प्रांत कहा जा सकता है, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीय देश होना चाहिए और उसे पाकिस्तान की संज्ञा दी। अगला है, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो अकबर द्वारा ये आरंभ की गई थी मनसबदारी, और इन्हीं के समय पे बतन जागीर स्टार्ट होती है। अलतगमा जागीर शुरू हुई थी जहांगीर के समय में। मनसबदार शब्द का अर्थ होता है श्रेणी या पद, तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद तथा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है, ना कि वायसराय पूछा है। तो वारेन हेस्टिंग। दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं। वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के थे, यहाँ पर बंगाल के थे, जबकि जो है विलियम बेंटिक भारत का प्रथम तो यहाँ पे विलियम बेंटिक होना चाहिए, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल के थे। चूंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, एक ही यहाँ पर सही होगा। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो विलियम बेंटिक ने किया था, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और इन्हीं को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो बनाया गया था। और कब बनाया गया? दिसंबर 1829 में यह नियम बनाया गया सती प्रथा का अंत करने के लिए। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 91 में।
पहला ऑप्शन सही है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, मोहम्मद गौरी की हार हो गई। तो फिर द्वितीय युद्ध होता है 1192 का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। किस बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, 4 बौद्ध संहिताएं हुए, तो किस में पूछा गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चौथी बौद्ध संहिता में हीनयान महायान 2 भागों में डिवाइड हो गए थे। बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संहिता कुषाण वंश के काल में हुई थी। कनिष्क के राज्य में कश्मीर कुंडलवन में उनकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। इस सभा में महासंघिकों का बोलबाला था। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान 2 स्पष्ट तथा स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया था, किन किन का समर्थन किया था? तो उन्होंने विधवा विवाह, बाल विवाह का विरोध, स्त्री शिक्षा, इन सभी का किया था। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रसिद्ध विद्वान तथा बंगाल के एक अन्य सुधारक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मूलतः शिक्षा शास्त्री और अध्यापक थे और कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पद पर कार्यरत थे। उन्होंने विधवा विवाह, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, पहली रेल लाइन भारत के किसके समय में बिछाई गई थी? तो लाल डलहौजी है यहाँ पर सही आंसर। इंग्लैंड में रेलवे लाइन जो है 1825 के पश्चात बिछाई जा रही थी। डलहौजी के कार्यकाल में भारत में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई। बम्बई से थाने तक बिछाई गई और श्री के समस्त जो है रेलवे लाइन पूरे भारत में रेलवे लाइन बिछाने का प्रयास किया गया। भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की थी? तो कॉर्नवालिस हो जाएगा आंसर। कॉर्नवालिस भारत में सिविल सर्विसेज का जन्मदाता था। फिर भी भारतीय इसे पास करके अधिक से अधिक उप जिलाधिकारी पद तक ही पहुंच सकते थे। 1853 में इस प्रतियोगी परीक्षा बना दिया गया तथा भारत में प्रथम ICS देवेंद्र नाथ के पुत्र सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों में चित्रकार का परखी कौन था? तो जहांगीर ही था। जहांगीर मतलब इतना वो था, वो अपने तुझको जहांगीरी में लिखता है, जो कि उनकी खुद की आत्मकथा है कि मेरी चित्रकथा के प्रति रुचि तथा पहचान ने की निपुणता इस सीमा तक पहुंच गई थी कि जब किसी व्यक्ति मृत अथवा आज के चित्रकारों का कोई भी चित्र बिना उसके नाम बताएं वो है सामने, मतलब उसके सामने कोई भी चित्र प्रस्तुत कर दे तो वो बता देता था कि इस चित्र में कितने लोगों ने बनाया है, एक ने बनाया या फिर किसने, वो नाम लेकर बता सकता था। इतना वो परखी था जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में की दृष्टि से सजाना है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस, तो यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले आ जाएगा, तो ए ऑप्शन सबसे पहले है। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन तो सबसे एंड में आएगा, डी ऑप्शन। तो ए और डी जो है जहाँ पर वो सबसे सही हो जाएगा, ए और डी। तो ए ऑप्शन सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता थे हमारे वाल्मीकि जी। 1498 में वास्को डी गामा भारत कहाँ पहुँचे थे? कालीकट में पहुँचे थे। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की सहायता से कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और कालीकट के बंदरगाह जहां कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया तथा उसे मसाले, जड़ी बूटियां और इत्यादि पुर्तगाल ले जाने हेतु प्रदान किया था। और फिर जब वो दोबारा आता है तो फिर जमोरिन उससे नाराज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत सारे जो है ये जो जड़ी बूटियाँ हैं राजा से, जमोरिन से ना खरीद कर अन्य जो लोकल लोग थे वहाँ से भी उन्होंने मतलब कालाबाजारी जैसी करके वहाँ से एकत्र किया था। इस वजह से जब वो दोबारा आता है तो वो नाराज हो जाता है। अगला है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया, किसको हराया था? प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था। तो रामकृष्ण मिशन का संस्थापक स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद जो हैं, जिनका जन्म 1863 में बंगाल प्रांत में हुआ था, उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था। तो धम्म का प्रचार उन्होंने किस हेतु किया था। बौद्ध धर्म प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना हेतु, प्रजा में नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं व्याख्या। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृतिक रूप है, परंतु अशोक के लिए इस शब्द का विशेष महत्व है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो यही धम्म उसका प्रचार अशोक के विश्व इतिहास के प्रसिद्ध होने का सर्वप्रधान कारण है। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। तो बेंटिक ने सती प्रथा उन्मूलन किया था, लाल डलहौजी ने बैबगत का किया था, करजन ने बंगाल का विभाजन किया था, और विपिन जो है स्थानीय स्वशासन। तो जो भी है यहाँ पर वो इस तरह से यहाँ पर दिया गया था। ऑप्शन हमारा जो है ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ब्रह्म समाज रामकृष्ण परमहंस, ये गलत है। आर्य समाज राजा राममोहन, ये भी गलत है। रामकृष्ण मिशन जो है लाला लाजपत राय, ये भी। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी उन पश्चिम विद्वानों द्वारा आरंभ की गई थी जो भारतीय संस्कृति और विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। 1875 में मैडम MP ब्लावेत्स्की, एक जर्मन रूसी रक्त महिला ने इस सोसाइटी की नींव अमेरिका में रखी। तदंतर कर्नल ऑल्टाक भी उनसे जा मिले और 1882 में उन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास नगर के समीप ओयंयार में स्थापित किया और 1907 में कर्नल अल्टाक की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट उसकी अध्यक्ष बनी। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर हरिहर बुक्कार ने की थी। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा कि 1336 में की थी। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था। तो महान राजा पूछा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय महान राजा है। अगला है, अभिनव भारत का संस्थापक वीर सावरकर हैं। फोर्थ ऑप्शन। 1904 में वीर सावरकर ने नासिक में मित्र मेला की नाम से एक संस्था आरंभ की थी, जो मैजिन के तरुण इटली के नाम के नमूने पर एक गुप्त सभा अभिनव भारत की स्थापना की थी। साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो साइमन कमीशन जो है 1928 में आया था। 1928 में 1927 में इसकी नियुक्ति की गई और 7 सदस्यीय कमीशन में एक भी भारतीय शामिल न होने के कारण 3 फरवरी 1928 में जब भारत में पहुंचा तो इसका जो है विरोध किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो नगर योजना यहाँ पर सबसे प्रमुख थी। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी। तो यहाँ पर तांबा था, तांबा धातु की चलाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए तथा उन सभी का निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का चलाना उसकी एक विशिष्टता थी। यह सांकेतिक मुद्रा तांबे की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार मिलाना है। तो यहाँ पर सी पहले आएगा, सी, फिर खिलजी होना चाहिए, खिलजी है नहीं यहाँ पर, तो टी हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन, CA। पहले गुलाम, फिर तुगलक, फिर है लोदी, फिर है सैयद और लास्ट में जो है वो है डी ऑप्शन। तो इस हिसाब से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो सबसे पहले गुलाम, तुगलक, सैयद और लोदी। आगे है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा है, कौन सबसे बाद में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देखें तो
राजधानी स्थानांतरित मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। तराइन का पहला युद्ध पहले आ जाएगा, तो ए ऑप्शन सबसे पहले है और राजधानी स्थानांतरण बी। तो इस हिसाब से हमारा देखते हैं यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1199 में हुआ था और राजधानी का हस्तांतरण जो है 1336 से 27 के बीच मोहम्मद बिन तुगलक जो मैं बताया था। और तैमूर का आक्रमण जो है नसरुद्दीन महमूद है और कुतुब मीनार का निर्माण जो है 1210 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो है वो तैमूर का आक्रमण जो कि नसरुद्दीन महमूद के समय में हुआ था। तैमूर का आक्रमण 1398 में। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। 10वीं बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। आईने अकबरी ग्रंथ को अबुल फजल ने 3 भागों में लिखा है। इसमें अबुल फजल ने अकबर के शासन प्रबंध यानी कानून नियम आदि का वर्णन किया गया है। आईने अकबरी में राजनीतिक इतिहास नहीं अपितु शासन, साहित्य, संस्कृति, धर्म, कला का भी उन्होंने वर्णन किया है। आधुनिक भारत के पिता किसको कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। राजा राममोहन राय को नवीन युग प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारतीय पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का देवदूत आदि जो है उपाधियां हैं और उन्हें निसंदेह नहीं, यह बहुत उचित है। राजा राममोहन राय ने निसंदेह आधुनिक भारत के निर्माता हैं। 19वीं सदी का कोई भी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन ऐसा ना था जिसके आरंभ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सहयोग ना दिया गया हो। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद के किस नाम से जाना जाता है? तो पुरंदर कहा जाता था, मतलब ये दुर्गों तो तोड़ देते थे, उनको इंद्र कहा गया। ऋग्वेदिक देवताओं में इंद्र का सर्वाधिक महत्व पूर्ण स्थान है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इंद्र की सम्मुख संज्ञा पुरंदर थी। आर्यों का विचार था कि इसी ने असुरों पर विजय दिलाई थी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? तो जैन कौन सा राजा बन गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है संलेखना विधि से फिर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जैन परंपराओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन हो गए तथा भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली। इसके शासनकाल के अंतिम दिनों में मगध में 12 वर्षों का भीषण आकार पड़ा। पहले तो चंद्रगुप्त ने स्थिति से निपटने की पूरी कोशिश की परंतु उसे सफलता नहीं मिली। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उन्होंने अपना सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला जो कि मैसूर में तपस्या करने गए और संलेखना विधि से क्या है अपने प्राण त्याग दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? उत्कल है। उत्कल हो जाएगा। वह कौन सी मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया था? तो विजयनगर के दरबार में अब्दुल रज्जाक आए थे। फोर्थ ऑप्शन फारसी यात्री हैं अब्दुल रज्जाक जो कालीकट के जमोरिन के यहाँ शाहरुख का दूत बनकर आया था और अब्दुल रज्जाक ने अप्रैल 1400 यानी 1443 में देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान भी यात्रा की थी। विजयनगर शहर के अद्भुत रूप और वैभव से आश्चर्यचकित होकर उसने लिखा, मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा शहर ना देखा ना सुना है। इस प्रकार बना हुआ है कि इसके भीतर एक, इसमें 7 परकोटे हैं। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 327 में किया था। 327 पर्शियनों के पश्चात भारत में दूसरे विदेशी आक्रमणकारी यूनानी थे। यूनान के छोटे से राज्य के शासक सिकंदर ने एक महान साम्राज्य का निर्माण किया। पर्शिया का शासक डेरियस तृतीय अरबेला के युद्ध में उससे पराजित होकर भाग गया और अंत में मारा गया। संपूर्ण पर्शियन साम्राज्य को अपने अधीन करके
तथा विभिन्न स्थानों पर नवीन नगरों की स्थापना और अपनी सुरक्षा का प्रबंध करते हुए सिकंदर महान 327 ईसा पूर्व में भारत की ओर बढ़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? तो आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक के संघ संबंधी नियम हैं और तथा जीवन संबंधी आचार विचारों विधि विधानों आदि का संग्रह है। सूक्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं उपदेश हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, चरक किस शासक के दरबार में रहता था? तो चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में रहता था। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे चरक और निवास करते थे। ये कनिष्क के राजवैद्य थे। उन्होंने चरक संहिता की रचना की तथा यह जो है औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आर्कोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का दूत रह चुका था। संभवतः यह जो है ईसा पूर्व 304 से लेकर 299 के बीच इसी समय पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ। मेगास्थनीज ने बहुत समय तक मौर्य साम्राज्य में निवास किया। भारत में रहकर उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे इंडिका में अपना जो है पूरा लिपिबद्ध कर दिया। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? तो यहाँ पर जो प्रचलित नहीं थी वैदिक युग में वो है बाल विवाह। वैदिक युग में पर्दा प्रथा बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। वैदिक समाज में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेद में सती प्रथा के प्रचलन के स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अर्थवेद में एक मंत्र में विधवा से पति की चिता पर उठने को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह जो है 1847 से लेकर 1856 अवध का अंतिम नवाब था। उसकी विलासिता एवं नवाबी का उदाहरण लोग आज भी देते हैं। 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। इसके पहले बैठक जो है 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष भोमेश चंद्र चटर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई? तो साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी 1924 में। 1 सितंबर 1924 में सत्यभक्त ने कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की घोषणा की थी। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की थी। विशाख दत्त जो हैं गुप्त काल के विभूति विद्वान हैं। इनके 2 नाटक है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त संबंधी रामगुप्त की विषय की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, इसको कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले जो है चाणक्य आएंगे, चाणक्य के बाद कलिंग युद्ध आएगा, कलिंग युद्ध के बाद जो है कनिष्क आएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है सबसे बाद में आएंगे। तो इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, किसने कहा था? तो ये कहा था आइंस्टाइन ने। ए ऑप्शन किसके लिए कहा था? ये गांधी जी के लिए कहा था। मुख्तखब उद तवारीख नामक लेखक मतलब इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी का जन्म जो है 21 अगस्त
1940 को जयपुर में स्थित टोडा एवं टोडा भीम नामक स्थान में हुआ था। उसने शेख हातिम संभली एवं शेख मुबारक नागौरी के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण की थी। यह उच्च कोटि का लेखक एवं अनुवादक था। उसने मुक्त खब्त तवारीफ तथा किताबुल अहादीस की रचना कर बादशाह अकबर को समर्पित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित कब किया गया था? तो इसमें से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, आगे है ब्लैक होल जो है वो कब घटी थी? तो 20 जून 1756 में घटित हुई थी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया था? तो यहाँ पर हो जाएगा किसके लिए है? तो औरंगजेब के लिए है, क्योंकि दक्षिण में ये बहुत समय था, उसने अपना समय लगाया दक्षिण में, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको कामयाबी नहीं मिली और फिर बाद में ये पूरी तरह से क्या है, बर्बाद ही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? तो यहाँ पर हिंदी कवि पूछा है तो राजा अब्दुल रहीम यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड, अकबर के युग में हिंदी केवल हिंदुओं की धरोहर नहीं थी, अपितु इस पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। इसकी रचना आश्चर्यजनक है, जो सुखद रूप से हिंदी की किसी भी सफलतम साहित्य रचना से समता कर सकती हैं। फारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत और राजस्थान के समान मर्मज्ञ अब्दुल रहीम खाना सबसे प्रमुख थे। हिंदी का आपका कोई इतिहास खाना के समान के उल्लेख के बिना अपूर्ण है। आगे है बाकियात ए बाबरी जो है बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा है, जो कि बाबर ने स्वयं लिखी थी और जिसे तुझे के बाबरी बाकियात या बाबरी या साधारण रूप से बाबरनामा जैसे विभिन्न नाम दिए गए। ये पुस्तक उसके कार्य क्षेत्र तथा उसके समय के इतिहास का सर्वोत्तम वर्णन प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो प्रशासनिक कार्य के लिए इनको जाना जाता है। प्रशासनिक कार्य उन्होंने बहुत अच्छा किया था। यहाँ पर E.V. हावेल के अनुसार सैनिक और असैनिक दोनों ही मामले में शेरशाह ने संगठनकर्ता की दृष्टि से शानदार योग्यता का परिचय दिया था। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दिल्ली के लाल किले का भवन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, ना कि ताजमहल। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, दिल्ली के लाल किले के उत्तरी भाग में प्रसिद्ध दीवान ए खास स्थित है। यह भवन शाहजहां के शासनकाल में निर्मित अन्य भवनों से भी अधिक अलंकृत है। स्थापत्य कला की दृष्टि से उसकी शैली पूर्ण नहीं है, किंतु फिर भी यह अत्यधिक प्रभावशाली। इसमें ताजमहल की सादगी का अभाव है, क्योंकि इसका निर्माण उस विचार के अनुसार नहीं किया गया था। यह शाहजहां के वैभव का परिचायक है। स्थापत्य कला की शैलीपूर्ण नहीं है, किंतु फिर भी यह अत्यधिक प्रभावशाली है। इसमें ताजमहल की सादगी का अभाव है, क्योंकि यह जो है इसका निर्माण जो है उस विचार के अनुसार नहीं किया गया था। यहाँ शाहजहां के वैभव का परिचय है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो की यह पंक्तियाँ भवन के वैभव में, यहाँ पर कुछ पंक्ति है, गर्व फिरदौस वर रुए जमी अस्त अमी अस्त अमी हमी अस्त। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।